हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज 4 सितंबर 2023 को हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और आज के एनालिसिस में यू कैन सी दैट टू मच ऑफ न्यूज़ आर देयर। ठीक है। और आज के जो हिंदू न्यूज़पेपर आया था इसमें एडिटोरियल्स में हमारे पास यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देयर वर नॉट टू मच ऑफ एडिटोरियल्स बट यस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में देयर वर टू एक्सप्लेनर्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्लस देयर वाज एन एडिटोरियल फ्रॉम अबाउट आदित्य एलवन और आदित्य एलवन के साथ साथ देयर इज दिस thing called as if we talk about fiscal prudence about which our PM has highlighted in the recent interview, and there is also an editorial about Right to Information Act and the debate which has been started about one nation one election. अब ये डिबेट क्या है? The former president of India Mr. Kovind has been now the chief patron of one nation one election process and all of it. तो वी विल सी अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड हम ये सारी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे वो भी डिटेल में। उससे पहले हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 13 सितंबर को बिहार में और 20 सितंबर को दिल्ली सेंटर में हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और ये बैचेस यूपीएससी के लिए हैं। यूपीएससी में वी हैव यूनिक एंड द मोस्ट प्रैक्टिकेबल solutions for UPSC in the models which we have adopted for our classes and for our tests. ठीक है। As our whole program stands on this thing that we synchronize classes और tests, दोनों चीजों की synchronicity को maintain करते हुए हम परफेक्शन आईएएस पे आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट करके देते हैं विद इन 12 मंथ्स। ये जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दे विल बी टारगेटिंग 2024, 2025 एंड 2026 यूपीएससी। ठीक है। आपको एडमिशन लेने के लिए कॉल करना होगा इस नंबर पे। आप ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, आप ऑफलाइन हमारे सेंटर करोल बाग विजिट कर सकते हैं और वहां पे आके आप अपने आप को काउंसलिंग के थ्रू और बैच को पूरे अच्छे तरीके से समझने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एज ऑलरेडी सेड दैट हमारा जो डिस्कशन होगा दिस विल बिगिन विद यूपीएससी एंड दिस विल एंड विद यूपीएससी ओनली। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द होल एग्जाम एंड द होल थिंग विच वी आर इन्वेस्टिंग आवर लाइफ इनटू, जहां पे हम पूरा अपना दिन रात इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो द होल एम ऑफ दिस इज कि हमारा यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। और इसीलिए हमारा जो पूरा ये डिस्कशन रहेगा द हिंदू पेपर का वो स्टार्ट भी होगा यूपीएससी से एंड भी होगा यूपीएससी से। और पहला हम यूपीएससी का पीवाईक्यू प्रीलिम्स का डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम यूपीएससी का पीवाईक्यू मेंस का डिस्कस करते हैं। एंड इन बिटवीन जितना भी डिस्कशन होगा वो आप इसी हिसाब से सोच सकते हैं दैट ये जो पूरा डिस्कशन होगा ये कैसे रेलिवेंट होगा और ये पूरा डिस्कशन कैसे इन्हीं सब क्वेश्चंस के बेसिस पे होगा। कि जैसे आप देखोगे जितने भी मेंस के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो मेंस के पॉइंट्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के मेंस के आंसर में काम आ जाएंगे। जो हम प्रीलिम्स के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आप देखोगे कि यूपीएससी भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। Now, this question was asked about by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? बहुत ही आसान सा सवाल है। क्यों इतना आसान सवाल पूछा है यूपीएससी ने? बिकॉज यूपीएससी ऑलवेज वांट्स टू टेस्ट योर फंडामेंटल्स। ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, और आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको छोटी से छोटी चीज पता हो। मैंने आपको हमेशा बोला है यूपीएससी के पीवाईक्यूज जब भी हम डिस्कस करते हैं कि जब भी हिस्ट्री में स्पेसिफिसिटी पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीज पूछी जाती है, तो यू नीड टू कंसिडर दिस ऑन टू पैरामीटर्स वेदर इट्स अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स और इट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग विच यू शुडंट बी नोइंग। और अगर आपको वो चीज पता नहीं होनी चाहिए बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आपको लगता है कि वो चीज ऐसी है जो एक हिस्टोरियन को ही पता होगी,
देन दैट हैज टू बी जज्ड अकॉर्डिंगली। और उस चीज का क्राइटेरिया क्या है, उस चीज को एलिमिनेट करने का क्राइटेरिया क्या है, और कैसे हमें पता चलता है कि ये जो राइट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पूछा गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पूछा गया है, इस एक्ट को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल का पार्ट है, या फिर ये हमारे किसी हिस्टोरियन की नॉलेज होनी चाहिए, या हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ऐसा है कि बहुत ही डिटेल में पूछा गया है। जैसे देशर कथा, देशर कथा इज अ बुक विच वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2021। और देशर कथा के बारे में जब पूछा गया था, विच इज अ बुक बाय गोपाल गणेश अगरकर, तो दैट वाज समथिंग जो एक हिस्टोरियन को पता होनी चाहिए थी। जब अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया था, तो दैट इज समथिंग विच वाज टू बी लाइक विच इज अ कोर कॉम्पिटेंस ऑफ एन हिस्टोरियन। ठीक है। और समवन हु studies law, or someone who studies the ancient philosophy, ancient literature. But being a UPSC aspirant, we need to be thorough with fundamentals only, and that is why Charter Act of 1833 was asked. अब simple था ये question, that the final step towards the centralization of British government was Charter Act of 1833, and Bentinck was there, the first Governor General of India, जो इस टाइम पे बना। तो let's start with this discussion and today's news. The first news came, and the first news which highlighted this thing was that our prime minister highlighting the significance of fiscal prudence. ठीक है, that how much prudent is that how much important is fiscal prudence. So prime minister has highlighted this thing, that fiscal prudence is too much important for states and for the center also. ठीक है। अब स्टेट और सेंटर के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट व्हाई इज फिस्कल प्रूडेंस इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट वी नीड टू डू विद फिस्कल प्रूडेंस, एंड व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास अबाउट फिस्कल प्रूडेंस इज द एफआरबीएमए एक्ट, है ना। तो एफआरबीएमए एक्ट हमें क्या बोलता है, दैट फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। व्हाई इज फिस्कल डिसिप्लिन दैट मच इंपॉर्टेंट टू why is fiscal discipline too much important, and why should we deal with fiscal discipline, is because we need to understand the concepts of fiscal deficit। ठीक है। तो पहली चीज है कि फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना जरूरी है। सेकंड इज फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करना जरूरी है, एंड सेकंड इज अबाउट द गवर्नमेंट डेट, दैट इज द डेट टू जीडीपी। That is the fiscal discipline, not only fiscal discipline, but we also need to consider that there is something called as GDP or debt to GDP ratio। ठीक है। fiscal discipline, fiscal deficit, debt to GDP ratio, because the problem here is governments have this tendency of printing the money more and being lethargic in earning money, which has been seen by PSUs being the most of the contributors to NPAs. That's the point. So now the point here is कि that's not the only thing which we have to take care, but there is also one more thing, that is fiscal indiscipline in the states and fiscal indiscipline during the election years. And the fiscal indiscipline during election years is such sort of a thing that हम यहाँ पे देखते हैं that हमारे पास क्या होता है। सबसे पहली चीज दैट इज जो फ्री बीज दी जाती है, फ्री बीज के वादे किए जाते हैं कि लैपटॉप्स फ्री में मिलेंगे, गवर्नमेंट की सर्विसेज फ्री में मिलेंगी, बिजली का बिल आएगा नहीं, पानी का बिल फ्री में मिलेगा। तो दिस ऑल amounts to something called something which adds up to the expenditure part of the budget। और उसकी वजह से होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम बचता है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स पे जाती है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स पे जाएगी तो इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो दैट विल कॉज the fiscal deficit। that is why this fiscal deficit rules had been changed। और अगर आप देखो तो why is this fiscal discipline important at state and central level, is because अगर आप देखो यहाँ पे
तो states have around a share of 1/3 of the total revenues which are being spent, 1/3 of the total revenues, and spent 60% of the combined government expenditure, highlighting the significance of the fiscal matters on which we should be more conscious about. Then government borrowings shared by the state, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 40% जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती है इन इंडिया आर अंडरटेकन बाय द स्टेट्स ओनली। जितनी भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स टोटल में होती है उसमें से स्टेट जो है, पूरे स्टेट्स इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं पूरे स्टेट्स का मिला के अगर आप बोरोइंग देखो तो दैट अमाउंट्स टू 40% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स। ठीक है, तो ज्यादा कर्जा कौन ले रहा है यहाँ पे? सेंटर इज टेकिंग 60% बट टोटल स्टेट्स आर टेकिंग 40% मोर, है ना। तो 40% जो हम बोरिंग्स कर रहे हैं हमारे स्टेट्स, तो उनको भी कम करना पड़ेगा। एंड विद दिस फिजिकल डिसिप्लिन पोस्ट FRBMA एक्ट एंड पोस्ट 2018 अमेंडमेंट, हम ये देख रहे हैं दैट फिजिकल डिसिप्लिन जो है इस पे जितना जोर दिया जा रहा है, तो अभी जो है अगर आप देखो तो पोस्ट कोविड टाइम्स में आर फिजिकल डेफिसिट वेंट टू 9.1%, बट अगेन हमने इसको नीचे ले आए, 5.9% पे लेके आए। these are the benefits of adhering to the fiscal discipline। जितना हम फिजिकल डिसिप्लिन पे ज्यादा काम करेंगे उतना ही हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट कम आएगा, ठीक है, कम रहेगा। सो द मेजर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 2.9% in 2023-2024। However, these are just estimates. What is the actual figure will be revealed in the next February। ठीक है, फरवरी में सारे बजट्स आ जाएंगे तो उस पर पता चल जाएगा दैट फिजिकल डेफिसिट कितना रहा 2023 का। कमिंग टू द फिजिकल कंसोलिडेशन, तो फिजिकल कंसोलिडेशन में क्या करना चाहिए हमें? देर आर सेवरल रीजंस फॉर दिस फिजिकल प्रूडेंस। एज कोविड-19 के टाइम पे वी हैव सीन दैट द स्पिल which happened in the Indian economy and the challenges which Indian economy faced in the recovery are still there। और अभी भी हम देख रहे हैं दैट कोविड के बाद से वी हैव सीन दिस फूड इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। प्लस हमने अभी रिसेंटली के जितने भी एडिटोरियल्स हमने पीछे डिस्कस किए तो दे हैव हाईलाइटेड अबाउट मॉनसून इफेक्ट्स, है ना, एंड दे हैव अफेक्टेड दिस मॉनसून इफेक्ट्स क्यूमुलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड टू द इन्फ्लेशन। ठीक है, monsoon effects complementing the food inflation and the agricultural income decreasing and the farmer income decreasing। So the fiscal challenge which remains always is an increase in the revenue deficit। कि revenue deficit जब गवर्नमेंट का बढ़ता है एंड बोरोइंग्स की जाती है, ठीक है, ये ऐसी बात है कि आप अपने दिन के खर्चे को आप अपने दिन के खर्चे को चलाने के लिए किसी फ्रेंड से उधार ले रहे हैं, जबकि आपका दिन का खर्चा उतना ही होना चाहिए जितने आपके पापा की पॉकेट मनी आपको अलाउ करती है। ठीक है, बट व्हाट आर यू डूइंग इज कि जितना आपका इनकम है दैट इज द पॉकेट मनी विच यू आर हैविंग, उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, और उससे ज्यादा खर्चा करने के लिए आप कहीं बाहर से पैसा उठा रहे हैं। और कहाँ से पैसा उठा रहे हैं? अपने फ्रेंड से उधार ले रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका उधार जमा होता जाएगा, जमा होते होते ये इतना ज्यादा बन जाएगा कि आपके पूरे महीने की पॉकेट मनी भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी, एंड दैट इज द पॉइंट। और उसके बाद जितना भी आपने कर्जा ले रखा हो उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप इंटरेस्ट भी नहीं दे पाओगे और आप उस दोस्त का पैसा भी नहीं वापस दे पाओगे और आप बन जाओगे NPA। एंड सिंपल कहानी यही है सारी गवर्नमेंट PSUs की, गवर्नमेंट की, एंड ऑल ऑफ दिस अराउंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस एडिटोरियल इज अबाउट आदित्य L1। एंड इस एडिटोरियल का समरी हम देखेंगे। और आदित्य L1 जो कि आपने it's now in orbit which will encircle Earth only, it's in the earth bound orbit। इसके बाद ये इंजेक्ट होगा towards the sun bound orbit, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांस लैग्रेंजियन इंटरसेक्शन इसका जब होगा, ठीक है, ट्रांस लैग्रेंजियन इंटरसेक्शन जब इसका होगा तो देन वी विल सी अबाउट दैट ऑल्सो। हाउएवर वी विल जस्ट रिवाइज द बेसिक्स ऑफ आदित्य L1। ठीक है, आने वाले हफ्ते में वी विल सी वन मोर आर्टिकल अबाउट चंद्रयान, ठीक है, क्योंकि अभी वो स्लीपिंग फेज पे चला गया है। थोड़े दिन बाद वी विल सी अबाउट द री अवेकनिंग, ठीक है, और द वेकिंग अप ऑफ चंद्रयान 7 दिन के बाद। एंड उस टाइम पे वी विल
अगेन रिवाइज द चंद्रयान 3 का बेसिक्स, ताकि हमारे जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग रहे। एज यू हैव ऑलरेडी, आपने देखा पहला क्वेश्चन ही था अबाउट बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, तो आदित्य एल1 के फंडामेंटल्स, व्हाट आर इट्स फंडामेंटल्स? फर्स्ट इज इट्स द लॉन्च व्हीकल विच वाज यूज्ड इज अ पीएसएलवी, और पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था दैट इज पीएसएलवी का एक्सएल वर्जन। देन इसके ऊपर 7 पेलोड्स हैं, और ये जो 7 पेलोड्स है ये क्या क्या काम करेंगे और इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? Objective is to study sun's corona. Objective is to study photosphere, chromosphere, solar emissions, solar winds, coronal mass ejections, round the clock imaging of sun. L1 orbit is 1.5 million kilometers away from Earth, not from the sun. ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। From the Earth, the orbit allows Aditya L1 to look at the sun continuously. इस कॉन्टिन्यूअसली को समझना है और याद रखना है, क्योंकि ये एक्सट्रीम जो है कीवर्ड्स में काउंट होता है। जब भी मैं यूपीएससी की एलिमिनेशन क्लासेस लेता हूं तो मैं ये समझाता हूं कि कौन सा वर्ड होता है जिसको बोला जाता है दैट दिस इज एन एक्सट्रीम कीवर्ड एंड दिस इज अ नॉर्मल कीवर्ड। तो ये जो कॉन्टिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, इनको एक्सट्रीम कीवर्ड्स बोला जाता है। तो इस कीवर्ड को याद रखना है दैट दिस इज अ मिशन विच विल लुक एट द सन कॉन्टिन्यूअसली। इस कीवर्ड को एलिमिनेट नहीं करना है, अदरवाइज वी एलिमिनेट द एक्सट्रीम कीवर्ड्स। Then Aditya L1 is the first space-based observatory class Indian solar mission to study the sun. What is LAM engine? This is a liquid apogee motor engine, and this engine helps in the orbital adjustments and maneuvers of the satellite. ठीक है, ये वो इंजन होता है जो इस सैटेलाइट को बार बार 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऑर्बिट्स में इसको इंजेक्ट करता रहता है, इसको एक थ्रस्ट देता है, जिस थ्रस्ट की वजह से ये जो इंजन है, ये जो स्पेस बाउंड स्पेस क्राफ्ट है, ये अपना ऑर्बिट चेंज कर पाए, एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो आदित्य L1 मिशन है, इसके 2 टाइप के रिमोट सेंसिंग, इसके जो है 2 टाइप के हमारे पास क्या है, आदित्य L1 के 2 टाइप के पेलोड्स है। पहला है रिमोट सेंसिंग पेलोड्स एंड दूसरा है इन सीटू पेलोड्स, जो इसके साथ ही रहेंगे। फर्स्ट इज विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, सूट, सोलेक्स, हीलियोस, एस्पेक्स, पापा, एंड देन ट्राई एक्शियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। अब ये सब क्या करेंगे? तो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जो होगा, दिस कोरोनोग्राफ विल हेल्प इन व्हाट? दिस विल हेल्प इन द स्टडी ऑफ डायनामिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा। दिस VELC इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट जिसका नाम है, this payload images the photosphere and chromosphere near the ultraviolet rays and measures the solar irradiance variations in near UV light। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रावायलेट इमेजिंग। ठीक है, देन comes the aspects, that is Aditya Solar Wind Particle Experiment. This will analyze, this payload will study the solar winds and this will analyze the ions or the energetic ions जो सोलर विंड्स के साथ आते हैं और फिर आप उनको देखते हो ऑरोराज में, ऑरोराज बोरेलियस, ऑरोराज ऑस्ट्रेलियस, है ना। दिस वाज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम। देन कम्स अनदर payload, that is solar low energy X-ray spectrometer and high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, that is Helios। अब ये Helios क्या करेगा? This will study X-ray flares from the sun over a wide X-ray range, energy range। Then this will also study this was developed by UR Rao Satellite Center from Bangalore। Magnetometer जो है that will help in interplanetary magnet। Then comes the L1। What is L1? L1 क्या है? L1 is a Lagrangian point। और ये Lagrangian point क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द, ये पॉइंट है जिसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट को बोला जाता है हैलो ऑर्बिट। ठीक है, दिस हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 हैज एन एडवांटेज। और इस ऑर्बिट का एडवांटेज क्या है? दैट ये सन का सर्कुलेशन जो इस ऑर्बिट में होता है, दैट
और ये जो सन पे यहाँ पे सैटेलाइट नजर रख रहा होता है, उस ऑर्बिट में या उस सैटेलाइट पे कोई भी इक्लिप्स या ऑक्यूलेशन नहीं होगा। दिस टू इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इसीलिए मैं ये स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करता हूं, ताकि आप ये स्टेटमेंट्स को याद रख पाए और यही स्टेटमेंट्स आपको हेल्प कर पाए पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, पूरे स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में, और आप आंसर अच्छे से निकाल पाओ। ठीक है। एज आई ऑलवेज से दैट यूपीएससी के लिए देयर इज लाइक नॉट अ डर्थ ऑफ नॉलेज। आपको नॉलेज का डर्थ नहीं है। व्हाट इज द डर्थ ऑफ नॉलेज इज, व्हाट द डर्थ इज अबाउट लॉजिक ओनली। अगर आपके पास लॉजिक हो और आप लॉजिक के साथ चीजें अप्लाई करो, तो देन ओनली आपको जो है आंसर मिल जाएगा जल्दी। अगर आप नॉलेज के सहारे चले गए तो देन यू विल लूज इट आउट। Other missions to the sun are Parker Solar Probe, Helios 2 Solar Probe and Solar Orbiter, Iris Wind Hinode Solar Dynamics Observatory, and these are the other missions जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कभी जब ये न्यूज में आएंगे। एनाटमी ऑफ द सन, बहुत बार मैं इस चीज को हाईलाइट कर चुका हूं दैट आपको ये एनाटमी याद रखनी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल चुका हूं बार बार। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, कीप इट विद यू, रिवाइज इट एज फार एज यू कैन। Moving to the next editorial, this is about the Right to Information Act. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दिस वाज पास्ड इन 2005 फॉर व्हाट, फॉर अकाउंटेबिलिटी। और 2005 के एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंदर ही हमने बनाया क्या, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द मेंबर्स आर 10 इन नंबर। ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कमेटी करेगी, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट किया होगा पीएम ने। इनका टेन्योर जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, या फिर एज होगी इनकी 65 रिटायरमेंट की। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू नीड टू कीप इन दिस इन माइंड। अब ये डिस्कशन क्यों छिड़ा है और ये एडिटोरियल जो है इस बार आज के न्यूज़पेपर में एक्सप्लेनर सेक्शन में आया है, बिकॉज दिस एडिटोरियल हाइलाइट्स समथिंग अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इट सेज दैट ये जो एक्ट था, दिस एक्ट अमेंडेड द आरटीआई एक्ट एंड just removed the qualified prohibition into a total prohibition. What does this mean, the total prohibition? It says that कि जो ये एक्ट है इसने क्या किया, अभी इसने जो है, जो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती थी पर्सनल और पर्सन्स के बारे में, जैसे ये ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट कि जैसे हम पहले बोलते थे कि हमारे पास जो है सोशल ऑडिट का जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वैसे ही हमें मिल सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट आरटीआई, अबाउट राशन, अबाउट दी, क्या बोलते हैं इसको, बेनिफिशियरीज अंडर सम गवर्नमेंट स्कीम। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन कैन बी नाउ डिनाइड बेस्ड ऑन द ग्राउंड दैट दिस इज पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्या है पर्सनल इंफॉर्मेशन? because there is a clause in the Digital Personal Data Protection Act which says that if the information is personal, then there will be this information can be denied to be published to the person who has applied for that information. Now the point here is, why was this RTI passed, and अब RTI passed हो गया तो उसके बाद क्या सीन था? First is, why was it passed? Because this is the comprehensive law for the public record access to access. This is the most basic law जिसको globally recognition मिला था। ठीक है, that this is the comprehensive legislation in the world about public access to the information. Amendments regarding the personal data protection bill have now, as per this article, this author says that कि personal data protection bill के बाद जो है आपको ज्यादा जो है डिनायल मिल सकता है पर्सनल ये इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन का। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगोगे तो आपको ज्यादा डिनायल फेस करना पड़ेगा और आपको डिनाई कर दिया जाएगा वो इंफॉर्मेशन। सो व्हाट आर द कंसर्न्स अबाउट द इवेजन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी? अब अगर लोग अकाउंटेबल ही नहीं रहेंगे, अगर आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, दैट विल इवेंचुअली लीड टू व्हाट, कॉज ऑफ और इवेजन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी। सो अब अकाउंटेबिलिटी इरोड हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? उससे यही होगा दैट द गवर्नेंस, जिसको हम बोलते थे मैक्सिमम गवर्नेंस, दैट विल डिक्रीज, द डॉक्ट्रिन विल गो अवे, बिकॉज
if you see that there are other challenges which through which RTI has been facing already, अब इसमें एक और चैलेंज ऐड हो गया है, और वो ये है दैट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिनाई किया जा सकता है ना। अर्लियर अगर आप चैलेंजेस देखो तो देयर वाज डिस्क्रिपेंसी इन द रूल्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में कमिश्नर्स को अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा था, है ना, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा था जैसे झारखंड में। वैसे ही आपके जो पेमेंट मेथड्स थे, कोई इंफॉर्मेशन कमीशन आपका पेमेंट मेथड ले रहा था और डिजिटल कोई नहीं ले रहा था, कहीं पे आपको 10 रुपए जाके जमा करने होते थे। ठीक है, इसकी जो फीस है वो सब चीजें, ऑलरेडी देयर वेर चैलेंजेस, and now the challenges have aggravated more, and there are data discrepancies when it comes to the RTI online portal, and there are technical glitches also. So there has been this growing dissatisfaction among all of the activists or the RTI activists, जिसकी वजह से देयर वाज दिस आरटीआई एक्ट जो बार बार यहाँ पे हाईलाइट होता था न्यूज में, दैट देयर आर चैलेंजेस एसोसिएटेड टू द आरटीआई एक्ट। Now, this author has also highlighted that how the challenges have aggravated, and what will be the overall implication is that the issues will hinder the citizens' ability to access vital information. अब अगर citizen के पास information ही नहीं होगा, तो then we will see what a citizenry which is less aware, and we will see a decreased participation of citizens in democratic structures, जिसको हम बोलते थे अभी तक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अब इरोड होना शुरू हो जाएगी। Then there was this another editorial in the explained section only. This explainer talked about one nation and one election. ठीक है, वन नेशन एंड वन इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। एंड सिमिलरली लॉ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने अभी ब्रीफ किया है मिस्टर कोविंद को, रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उनको ब्रीफ किया है अबाउट कि क्या हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, व्हाट इज ऑल अबाउट दिस साइमल्टेनियस इलेक्शंस? इफ यू सी, September 1, the panel led by former president was established to explore the feasibility of one nation one election plan, O1, और दिस वन नेशन वन इलेक्शन प्लान जो अभी डिस्कशन में है, विच हैज बीन अ लॉन्ग ड्रीम्ड गोल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंडियन इलेक्शंस, एज वी सी दैट हर साल हमारे पास 5 से 7 असेंबली इलेक्शंस हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हर साल देखो 5 इलेक्शंस, तब भी हमारे 25 स्टेट में ही इलेक्शन हो पाएगा 5 साल में, है ना। तो अगर इतना इलेक्शन हर साल हो ही रहा है, देन व्हाई शुडंट वी गो फॉर दिस साइमल्टेनियस इलेक्शंस? सो एज यू सी हिस्टोरिकली ऑल्सो 51 से 52 तक या 67 तक हमारे पास साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे, बिकॉज देयर वाज द सिंगल पार्टी डोमिनेंस, है ना। तो करंटली only a few states hold assembly polls along the Lok Sabha elections. As you see that Law Commission in 2018, headed by Justice B.S. Chauhan, has released a draft report on the simultaneous elections also, and the report stated that this one nation, one election is not feasible under the current constitutional framework, and it requires amendments to Representation of People's Act 1951 and rules of procedure to implement the simultaneous elections. अब अगर ये चैलेंजेस है तो इसको टैकल करने के लिए ही या इसको स्टडी करने के लिए ही ये वाला पैनल बनाया गया। तो वी विल सी व्हाट विल बी द स्टडीज ऑफ दिस पैनल, एंड देन we are expecting a question on this simultaneous elections soon. This may be asked this year in UPSC about simultaneous elections. So holding the simultaneous elections will benefit us in different ways. क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, सेपरेट इलेक्शंस कम हो जाएंगे, डिसरप्शंस इन गवर्नेंस लाइक टीचर्स का उधर इधर नहीं होगा, जितनी भी हमारे पास मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो सारी यूटिलाइज हो जाएगी एक बार को। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है, पोलराइजेशन नहीं होगी दो सेक्शंस की, है ना, ज्यादा फोकस आ जाएगा रीजनल पॉलिटिक्स पे। ठीक है, हाउएवर दिस इज अ क्रिटिसिज्म जो अभी तक बोला जाता था कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करते हैं तो जो सेंटर में पार्टी होगी दैट मे हैव an upper hand and that may hijack the elections unconsciously or subconsciously. Then what are the concerns and challenges? Are these that the foremost concern is the feasibility, कि क्या
कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है या कॉन्स्टिट्यूशन इतना फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें या नहीं, क्योंकि 5 इयर्स का टर्म है किसका, लोकसभा का भी एंड स्टेट असेंबलीज का भी, विद द प्रोविजन ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन। तो ये अर्ली डिसॉल्व भी हो सकती है। अगर ये 5 साल बराबर नहीं चलती है तो जो भी हमारी असेंबली या लोकसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व हो गई, तो उसके इलेक्शन के बारे में क्या किया जाए फिर, है ना। या तो फिर इलेक्शन ही ना हो, या तो जो बाई इलेक्शन होंगे वो बस 2 साल के लिए हो, उसके बाद 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन हो पूरे नेशन में, है ना। तो दैट इज वन चैलेंज अबाउट इट। And the concept of federalism, as it envisions that the nation is one, contrary to the union of the states. Because हम बोलते हैं that India is a union of states, है ना, Constitution बोलता है India is a union of states, but one nation one election doctrine presumes that कि जो ये पूरी कंट्री है इट्स ओनली वन, देर आर नो सबस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ इट, है ना। तो जब वो पार्ट्स ही नहीं है तो इलेक्शंस अलग अलग क्यों हो, और इलेक्शंस अलग अलग नहीं है तो एक ही इलेक्शन हो जाए, नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो जाए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाए। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो देन ओनली वी कैन कंसिडर दिस थिंग कि ये पूरा नेशन एक है और पूरे इलेक्शन से एक है। सो दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड इफ यू सी द एक्सपीरियंसेस आउटसाइड, तो साउथ अफ्रीका एंड स्वीडन आर द कंट्रीज जहां पे simultaneous elections are practiced at different levels of government, while others do not follow this practice. बाकी सारी countries में ये नहीं होता है। However, yes, the feasibility has to be studied more and debates about balancing the act has to be taken care of. So that is how you should answer this question. अगर हमें इस बार ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी मेंस में 2024 के मेंस में जो हम देने वाले हैं, हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद हम मेंस लिखने वाले हैं, और मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको उसको आंसर कैसे करना है, दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन, एंड देन यू विल आल्सो रेफर टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन वन लाइन दैट इज अबाउट 67, एंड उसके बाद यू विल कोट द स्टडीज ऑफ लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज and some other commissions which have been set up or committees. Plus, we will also highlight the benefits, challenges, issues, and we will also provide conclusion and way forward in terms of these countries in this question. ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आंसर करना है, एंड दैट इज हाउ वी रीड द एडिटोरियल्स एंड हाउ वी एनालाइज द एडिटोरियल्स। डन। तो चलो, नेक्स्ट न्यूज वाज अबाउट द सेंटर्स दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है और ये हेल्प कैसे प्रोवाइड करेगा, बिकॉज NEGD, that is the National E-Governance Division of Ministry of Electronics and Information Technology, METI, plans to integrate the Personalized Adaptive Learning, that is PAL। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसके साथ, दीक्षा, जो कि प्लेटफॉर्म है किसके लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिजिटल एजुकेशन के लिए। अब पर्पज क्या है इस PAL का, तो पर्पज एक सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है। PAL इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच जिसमें हर एक स्टूडेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगी ऑन देयर यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज, कि वो कितने एबल है और उनको क्या चाहिए, किस टाइप की हेल्प चाहिए, उसी टाइप की हेल्प AI उनको क्यूरेट करके देगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। ठीक है, हमें दोनों चीजें याद रखनी है, व्हाट इज PAL, व्हाट इज दीक्षा, एंड इसका ई गवर्नेंस डिवीजन और मिनिस्ट्री दोनों, और मतलब ये जो फैक्ट है हमारा, दिस इज द होल थिंग विच मे बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ठीक है, सो व्हाट आर इट्स फीचर्स। द दीक्षा इंक्लूड्स डिजिटाइज्ड नेशनल NCERTs, जितने भी NCERTs हैं हमारी वो यहाँ पे है डिजिटल फॉर्म में। इट होस्ट्स न्यूमरस कंट्रीब्यूटर्स लाइक एकेडमिशियंस, वीडियोस, एक्सप्लेनर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है, स्टूडेंट जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। 9th-12th का फोकस रहेगा पहले पहले PAL में, और उसके बाद हम इसको एक्सटेंड करेंगे। दीक्षा 2.0 will be enabled. It will be this METI is considering a voice command in 2.0 as a part of AI enabled learning. So this is something which students use, and this is something which students can use in a better way, that is voice command। क्योंकि तो वो प्रॉम्प्ट टाइप करना या वो प्रॉम्प्ट सीखना या वो प्रॉम्प्ट को समझना जो हम AI को देते हैं, या AI से बात करना और वहां से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन लेना,
दैट विल बी मोस्ट इफेक्टिवली पॉसिबल थ्रू वॉइस कमांड ओनली, ठीक है। और टेक्स्ट की बेसिस पे यस, वी नीड टू ट्रेन द स्टूडेंट्स, वी नीड टू लेट देम गेट फैमिलराइज विद दिस AI integrated platform, that is Diksha. Done. So here we are done with this today's discussion. Let's go through a UPSC मेंस 2022 का क्वेश्चन। 2022 GS2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है। अभी तक आज भी हमने गवर्नेंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एडिटोरियल्स डिस्कस की। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, तो क्या है डीबीटी? कि डायरेक्ट जो है पैसा सब्सिडी का, पहले क्या होता था, प्राइस पे मिलती थी सब्सिडी, है ना, और प्राइस को डिक्रीज किया जाता था कहाँ पे, मार्केट में। नाउ द प्राइस विल बी सेम एंड दिस अमाउंट ऑफ सब्सिडी विल डायरेक्टली गो इनटू बेनिफिशियरीज अकाउंट, है ना। और ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो सीधा बेनिफिट ट्रांसफर होगा अकाउंट में, है ना, कोई मिडलमैन नहीं होगा, मिडलमैन खत्म हो जाएगा। तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव स्टेप। अब ये प्रोग्रेसिव स्टेप है क्यों? क्योंकि एज राजीव गांधी सेड वंस कि अगर सेंटर 1 रुपया देता है तो स्टेट के पास ओनली 10 पैसा पहुंचता है बेनिफिशियरी के पास। तो दैट इज वाई हाउ ही टर्म्ड द लीकेज इन द सब्सिडीज, है ना। तो जितनी भी लीकेज थी सब्सिडीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट निकलता था और हम तक पहुंचता ही नहीं था, गरीब तक पहुंचता ही नहीं था। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए दिस डीबीटी केम, है ना। तो दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू। क्या है इसकी लिमिटेशंस? सबसे पहली, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, आउटरीच नहीं है, लोग बहुत दूर रह रहे हैं, उन तक पहुंचेगा ही नहीं, और लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है कि वो मार्केट प्राइस पे चीज खरीदे और उसके बाद उसकी सब्सिडी का इंतजार करे जो उनके अकाउंट में आए। तो सम पॉइंट्स आर दोज, बाकी जो पॉइंट्स है वो आपको निकालने पड़ेंगे। जितना भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया वही डिस्कशन हम आंसर में लिखेंगे। कि इंट्रोडक्शन में वी विल टॉक अबाउट नंदन नीलेकानी कमेटी विच रिकमेंडेड दिस डीबीटी स्कीम कॉन्सेप्ट। उसके बाद इस डीबीटी के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है जैसे मैंने बताए, अचीवमेंट्स क्या है, कितना हमने सब्सिडी को डिक्रीज किया है, कितने हमने अकाउंट्स को इंक्रीज किया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे कितना काम किया है, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस स्कीम, हमें आगे क्या करना चाहिए इस स्कीम को लेके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लेके हमें आगे क्या करना चाहिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन, ठीक है। दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। I hope that you call me soon on the number which is given here and get yourself enrolled in our upcoming batches about for UPSC। जो दिल्ली सेंटर में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ये 20 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड यू ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी ओपन। आप रजिस्टर कर लोगे तभी आप सीट सिक्योर कर पाओगे हमारे इसमें कोर्स में। अदरवाइज आप जितना डिले करोगे उतना आपको सीट खोने के चांसेस ज्यादा होंगे। एज आई सेड कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है, दैट इज कि हमारा जो कोर्स का एंटायर स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन सम यूनिक मॉडल्स। वो मॉडल्स हम क्लासरूम, हम टेस्ट्स में यूज करते हैं। मॉडल्स लाइक 2:2:2, मॉडल्स लाइक 25:25:25, कि आपके हर दिन के क्लास से जो भी आप क्लास अटेंड करोगे उस क्लास से हर दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी, 5 MCQs बनेंगे, उसी क्लास से एक मेंस का आंसर बनेगा, उसी दिन आपको डेली हैंडआउट मिलेगा करंट अफेयर्स का, और उस हैंडआउट से और 5 MCQs मिलेंगे, बनेंगे। ये 5 5 MCQs जो है कलेक्ट होके 5 दिन के 25 25 25 MCQs बन जाएंगे हर सब्जेक्ट के। और वही दैट विल बी द रेशियो ऑफ सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी एंड करंट अफेयर्स जो आपके वीकेंड टेस्ट में पूछा जाएगा। व्हाट इज दिस 2:2:2 मॉडल? आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस इस मैनर में चलेंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए 12 महीने के अंदर। 2 क्लासेस पर डे होंगी, 2 घंटे की क्लास इसलिए होगी ताकि सबसे पहली चीज टीचर फोकस होकर पढ़ाए, वो 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेगा और वो 2 घंटे में आपका टॉपिक अच्छे से कवर करेगा। सेकेंड थिंग, स्टूडेंट विल नॉट गेट बोर्ड। 2 घंटे के अंदर अंदर स्टूडेंट जो है अपना फोकस मेंटेन करके रखेगा कि मुझे बस 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे अच्छे से पढ़ना है। और दैट इज हाउ वी डील विद द एंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी बैच स्ट्रेंथ जो है दैट गोज अप टू 30 to 40 स्टूडेंट्स ओनली।
और इससे क्या होता है, आपका डायरेक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है फैकल्टीज के साथ। आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, हर हफ्ते आपका सेशन शेड्यूल किया जाता है कि आपको मेंटोर से मिलना ही मिलना होगा। मेंटोर आपकी डे वन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगा। स्ट्रैटेजी के साथ साथ वो आपको पूरे साल का एक प्लान बना के देगा कि हम पूरे साल कैसे पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, एनसीईआरटीज कैसे करनी है, अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप कॉल कीजिए नंबर्स पे एंड आप देखिए कि आपकी कितनी बेहतरीन तरीके से हेल्प की जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड डू ज्वाइन मी टुमारो ऑन द सेम टाइम ऑन द सेम यूट्यूब चैनल। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।